हूँ, ठीक है। तो आपने जैसे विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन किया, तो विजुअल स्टूडियो 2022 इज आल्सो सपोर्टेड फॉर द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि सपोज मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ और कंसिडर ये कर रहा हूँ कि किसी को सी नहीं आता है तो भी उसको अंडरस्टैंड हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, और ये किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है क्या है उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोग्राम पे जाते हैं, ओके। और क्रिएट न्यू प्रोग्राम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे कंसोल बेस एप्लीकेशन बनाना है। कौन सा कंसोल बेस एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट का नाम मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, ओके, ये वाला मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। और मैं ये प्रोजेक्ट अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ये पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जहाँ पे ये पर्टिकुलरली आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन दिखेगी, जहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोग्राम डिफाइन, यानी ऑलरेडी ये बॉयलर प्लेट कोड हमें प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू हमको प्रोग्रामिंग कर सके, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसमें हमको बताया गया है कि आउटपुट, ये जो सी आउट स्टेटमेंट यूज किया है, ये सी आउट स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, या इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो तो दैट प्रोग्राम इज इजीली एग्जीक्यूटेबल ओवर हियर, ओके। सो बट मैं यहाँ से अभी ये स्क्रीन का जो भी डेटा है वो यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे अभी ये सारी कंटेंट मैंने हटा दिए, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि सिंपल, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा लैंग्वेज के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली द लैंग्वेज इज, लैंग्वेज यानी क्या कि जो हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो भी यूज कर रहे हैं। अभी जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, जैसे बीच में हिंदी बोल रहा हूँ, तो उसी तरीके से जब भी हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी मशीन के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारे पास मशीन की लैंग्वेज होनी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर सपोज मैं कुछ भी, सपोज मैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलता हूँ, तो फ्रेंच लैंग्वेज अगर बोलूंगा तो आपको भी समझेगा नहीं और मुझे भी समझेगा नहीं, ठीक है ना। तो उस पर्पस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो मैं हम मान लेते हैं कि कोई एक, आप एक तो आप फ्रेंच में बात कर रहे हो, नहीं तो मैं फ्रेंच में बात कर रहा हूँ, चलो कोई तो भी एक बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज एक बंदा फ्रेंच में बात कर रहा है और मुझे फ्रेंच आती ही नहीं है, मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे फ्रेंच आती ही नहीं है, डोंट नो द फ्रेंच, ओके, डोंट नो द फ्रेंच लैंग्वेज। सो अभी मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे तो आप जो बोल रहे हो वो समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इंटरमीडिएट यूज करूंगा इंटरमीडिएट यूज करूंगा एक इंटरमीडिएट यूज करूंगा इंटरमीडिएटर यूज करूंगा, जो कि जिसे फ्रेंच भी आती हो, और सपोज मैं मुझे इंग्लिश समझता है तो इंग्लिश, या हिंदी समझता है तो हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज जो समझती है वो। तो हमारे पास एक ऐसा इंटरमीडिएटर चाहिए जो कि फ्रेंच भी समझे और इंग्लिश भी समझे। यानी ये जो पर्सन फ्रेंच वाला जो है, फ्रेंच में अगर बात करता है तो उसको ये समझेगा, और वही इसने जो कहा है फ्रेंच पर्सन ने, वही चीज हमको हिंदी में समझा के देगा, ठीक है। तो अभी इस केस में मैं अगर जानता भी नहीं हूँ कि फ्रेंच में क्या सेंटेंस बोला गया है, तो इस केस में ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा, ओके। तो उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी है, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, यहाँ पे मैंने जनरलाइज एग्जांपल दिया, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को आपको पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड वन समझता है, ओके। तो फिर हम जो यहाँ से प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज यूज करते हैं या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज करते हैं, फिर इसको कैसे समझेगा, कंप्यूटर को कैसे समझेगा कि भाई ये जीरो आया है या वन आया है ना। तो इसके बीच में यानी ये जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज के बीच में हमारे पास एक कंपाइलर है, ठीक है।
इस लैंग्वेज में कंपाइलर है। ओके, इस लैंग्वेज में क्या है, कंपाइलर है। जो कि कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर क्या करेगा, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज यूज की है, यानी इस केस में हमने, जस्ट मिनट, इस केस में हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज की है, यहाँ पे हमने सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज यूज की है, इस लैंग्वेज को, अगर इस लैंग्वेज को अगर सपोज कंसिडर कीजिए कि ये लैंग्वेज सिस्टम को अंडरस्टैंड हो, तो ये कंपाइलर क्या करेगा, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये कंपाइलर क्या करेगा, उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो कंपाइलर, जस्ट मिनट, ये जो कंपाइलर है, ये जो कंपाइलर है, इस कंपाइलर को दोनों चीजें आनी चाहिए। क्या, एक तो हम जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो भी लैंग्वेज समझनी चाहिए, और जो सिस्टम समझता है वो भी समझनी चाहिए, यानी दोनों चीजें उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में जो कि सीपीयू को समझती है, वो असेंबली लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है, और असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है, उस कोड को फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज का कोड बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारा काम जो है, ये सारा जो काम है, हमारा सी प्लस प्लस का या सी का कंपाइलर कर लेता है। ठीक है, एक तो हमने जो जिस लैंग्वेज में हमने बात किया है, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में, उसको अंडरस्टैंडेबल यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ये कंपाइलर का रहता है। ठीक है, इसमें असेंबलर भी होते हैं, इसमें असेंबलर भी होते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए अप्लीकेबल होते हैं, और असेंबलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में, जो कि मशीन को अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम हाई लेवल की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, लैंग्वेज कैसे एग्जीक्यूट होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि भाई सी प्लस प्लस और सी ही लैंग्वेज क्यों। तो देखिए, सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, हमारे पास पाइथन भी है अवेलेबल, है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जावा है, पाइथन है, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है। मगर हम स्टार्टिंग से सी लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, या सी प्लस प्लस लैंग्वेज नेक्स्ट स्टेप में सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर आपके बनते हैं वो सी लैंग्वेज में ही मैक्सिमम बनते हैं, उसका बैकएंड जो है वो सी लैंग्वेज में ही रहता है। यानी अगर डेप्थ में जाओगे तो आपको सी ही दिखेगा हर जगह पे, है ना। तो ये बेसिकली जब हार्डवेयर की बात आती है, या पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो उसका जो ग्राउंड लेवल का स्ट्रक्चरिंग होता है वो सी लैंग्वेज में होता है। तो हमें उसके अंदर नहीं जाना है। हम, हमारा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है, ये है हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अभी सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्यों, अगर आप देखते हो यहाँ पे मैंने सी लिखा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे सी प्लस प्लस, इसका मीनिंग क्या है, कि भाई ये एडवांस वर्जन है। प्लस प्लस यानी क्या, इंक्रीमेंट। हमने सी में पढ़ा है कि भाई प्लस प्लस जब करते हैं तो एक से इंक्रीमेंट होता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सी फ्रॉम द सी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सी, C++ is the extended version of a C language. It is a extended version of a C language. Okay. Now इसी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। अभी अगर आपने सी कुछ तो भी पढ़ा होगा, कभी तो भी पढ़ा होगा, तो आपने एंड, सी के एंड से थोड़ा सा आप रीच होते हो, तो आपको पता है वहां पे स्ट्रक्चर करके एक कंसेप्ट आता है। एक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आता है, जो कि स्ट्रक्चर हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको परमिशन देता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की परमिशन देता है। जैसे कि मैं अगर एक ये स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अगर देखता हूँ, तो स्ट्रक्चर में मुझे सिंपली मुझे स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है, और सपोज मैं एम्प्लॉय अगर लिखता हूँ, एक स्ट्रक्चर का एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर अगर बनाता हूँ, तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कैरेक्टर, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, हम स्टार्टअप कर रहे हैं। और सपोज मैं कैरेक्टर लिखता हूँ, सपोज उसका एज लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि भाई जो सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर था, सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक तो नहीं हो सकता, एम्प्लॉय बहुत सारे हो सकते हैं।
यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के नंबर ऑफ नाम्स हो सकते हैं, और नंबर ऑफ एज हो सकती है। तो इस केस में हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का कंसेप्ट सी में था, उसी कंसेप्ट को एडवांस में बनाने के लिए हमको सी प्लस प्लस का रिक्वायरमेंट रखा। अभी सी प्लस प्लस में उसी कंसेप्ट को मैं तो ये बोलूँगा सिंपली कि उसी कंसेप्ट को, अगर ये स्ट्रक्चर सी सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लेवल लैंग्वेज, एंड सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेवल लैंग्वेज। अभी सी में क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के यहाँ पे सपोज मैंने E1 E2 ये नंबर ऑफ क्या बनाए उसके, ये स्ट्रक्चर है हमारे, ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। इस स्ट्रक्चर के मेंबर को ये जो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर है हमारे, इस स्ट्रक्चर के मेंबर को, ये क्या है, ये एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर का ये क्या है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मेंबर, ये भी दूसरा एक स्ट्रक्चर मेंबर है, और ये स्ट्रक्चर के ये दो वेरिएबल है, ये दो स्ट्रक्चर के ये दो वेरिएबल है। तो जब हम आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो अगर आपको आइडिया हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो हम इसी वेरिएबल का यूज करके ये जो मेंबर्स है इनको एक्सेस करते हैं। ओके, ये जो मेंबर इस वेरिएबल का, यानी ये स्ट्रक्चर के वेरिएबल का यूज करके हम इनको एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी फिर ये ऑब्जेक्ट क्या है भाई, तो मैं अगर ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या, यानी जो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम्स है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करे, वो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, यानी एवरीथिंग इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कोई भी चीज ले लीजिए जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप कंसिडरेशन करता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑब्जेक्ट। अगर आप कैमरा कंसिडर करते हो, इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोबाइल, जो भी चीज आपको जो एग्जिस्टिंग में है, जो एग्जिस्टिंग में है, उस चीज को हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह लेंगे। ओके, तो अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या, बिकॉज ऑफ द जो हम ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, उस पर्पस का उन्होंने नाम असाइन कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये सी प्लस प्लस का एक्सटेंडेड वर्जन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अभी देखिए, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में जैसे ही बात की, उसी तरीके से यहाँ पे क्लास होता है, यहाँ पे क्लास होता है। तो सिंपली लिखना का तरीका सेम ही है, क्लास एम्प्लॉय, मैं सेम ये जो आपने लिखा है, यही मैं यहाँ पे अगर कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलरली ये पोर्शन इस पर्पस के लिए था, तो यहाँ पे अगर मैं लेके जाता हूँ इसको, और यहाँ पे भी वही चीजें अगर ऐड कर देता हूँ, तो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। ओके, तो सेम यहाँ पे जो क्लास और ये बन गया, तो यहाँ पे दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट की जगह पे क्लास लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्लास मेरा क्या है, एक कीवर्ड है। क्लास मेरा क्या है, एक कीवर्ड है, कि जिसके थ्रू मैंने अभी यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लिया। ओके, जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लिया। क्लास एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट जो भी चीज है वो हो सकती है। अभी बात आती है कि सर, ये जो सारी चीजें हैं, ये सभी के लिए अप्लीकेबल होगी क्या। तो चलिए मान लेते हैं कि सपोज मैं एक कंसिडरेशन करता हूँ कि फैन एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी चीज ले लीजिए, फैन, अगर मैं फैन कंसिडर करता हूँ, तो फैन को ब्लेड्स कितने हैं, फैन को ब्लेड्स कितने हैं, तो सपोज फैन को 3 ब्लेड्स हो सकते हैं, या कुछ कुछ फैन को 4 ब्लेड्स हो सकते हैं। ओके, उसके बाद फैन का कलर कौन सा है, उसके बाद फैन का कलर कौन सा है, ठीक है, कलर कौन सा है, उसके बाद फैन का साइज कौन सा है, मीन्स वो छोटा है या बड़ा, मीडियम साइज है या बड़ा बड़ा साइज है। ओके, तो ये क्या हो गया उसके, ये क्या हो गया, उसके बाद उसका आरपीएम क्या है, यानी स्पीड क्या है उसकी। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये जो उसके पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे जो पैरामीटर्स है, दैट ऑल आर द पैरामीटर्स इज रिलेटेड विथ दैट ऑब्जेक्ट। ये सभी क्या है, ये पैरामीटर्स है। ठीक है, तो मैं इसे ही एट्रीब्यूट कहूंगा, इसे ही एट्रीब्यूट कहूंगा। तो ये एट्रीब्यूट है, किसके एट्रीब्यूट है, इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट है, किसके एट्रीब्यूट है, इस फैन के एट्रीब्यूट है। अभी मुझे बताओ, फैन किसी ना किसी कंपनी का भी होगा, यानी यहाँ पे कंपनी नेम भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना, कंपनी नेम इज आल्सो द वन ऑफ द पैरामीटर।
ठीक है, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है कि भाई कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम ये भी हमारा एक पैरामीटर हो सकता है। तो समझ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे फैन इज अवर ऑब्जेक्ट, ब्लेड, हाउ मेनी ब्लेड्स आर देयर, that you have to define. Then color, what is the color, what is the size of that fan, what is the rpm speed, ठीक है, what is the name of that company who manufacture that fan, okay, किसने वो मैन्युफैक्चर किया उसका नाम, या अदर बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं कि जो आपको रियल वर्ल्ड कोई भी एग्जांपल में ले, कोई भी इसके लिए ले सकते हो। चलिए, तो सपोज सपोज यहाँ पे मैं एक अगेन एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कंसिडर कीजिए कि मोबाइल इज योर, नाउ आई एम कंसिडरिंग मोबाइल इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, तो मोबाइल के फिर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स रहते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स रहेंगे। तो मोबाइल मोबाइल की अगर स्क्रीन साइज, ठीक है, स्क्रीन साइज, उसके बाद मोबाइल की हार्डवेयर कैपेसिटी, मीन्स हार्डवेयर डिटेल्स, ओके, हार्डवेयर डिटेल्स, उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर डिटेल्स, ठीक है, उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर डिटेल, उसके बाद उसकी रैम की क्या है, ओके, उसके बाद उसकी प्राइस क्या है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, ये सभी डिटेल्स है। और भी डिटेल्स हो सकते हैं इसके, स्क्रीन साइज आ गई, हार्डवेयर डिटेल्स आ गए, सॉफ्टवेयर डिटेल्स आ गए, रैम की डिटेल्स आ गए, प्राइस की डिटेल्स आ गए। उसके बाद आप हार्डवेयर की डिटेल्स में भी अगेन पार्ट्स बना सकते हो कि नेटवर्किंग की डिटेल्स क्या है, वाईफाई क्या है, ब्लूटूथ क्या है, उसकी कौन से कंपनी का वाईफाई है, कौन से कंपनी का ब्लूटूथ है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिटेल्स, कौन कौन से एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, कौन से एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है। ये सारे डिटेल्स उसके क्या रहेंगे, इस पर्टिकुलर एंटिटी के क्या रहेंगे, ये पर्टिकुलर एंटिटी के क्या रहेंगे, ये सभी एट्रीब्यूट्स रहेंगे। अगर आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे शॉपिंग करते हो, अगर कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता है कि वहाँ पे अगर कोई भी एक पर्टिकुलरली आप ऑब्जेक्ट डालते हो, जैसे कि अगर मोबाइल ढूंढते हो तो मोबाइल में उसके साथ में उसके फोटोग्राफ्स रहते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स रहती है, साइज क्या है, हार्डवेयर की डिटेल्स क्या है, सॉफ्टवेयर की डिटेल्स क्या है, रैम की डिटेल्स क्या है, प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, वारंटी गारंटी, ये सारे डिटेल्स रहता है। तो ये डिटेल्स किसके रिलेटेड है, ये डिटेल्स किसके रिलेटेड है, that all details are related to all details are related to what, related to that mobile only, okay। तो ये डिटेल्स क्या है, एक मोबाइल के डिटेल्स है। तो ये सारे क्या है, ये क्या है सभी, ये सभी एट्रीब्यूट्स है। किसके एट्रीब्यूट है ये सभी इस मोबाइल के एट्रीब्यूट है। तो मोबाइल क्या है, मोबाइल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोबाइल इज द ऑब्जेक्ट एंड ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, okay. Similar way, fan is the object and all these are the attributes of that object, okay. So that's why everything is a object, so that's why it is a object oriented, okay. When we are doing a programming, and in that case you will be identified where is the real world object is the, okay. नाउ नेक्स्ट, अभी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं सीपीपी की ही बात करूंगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कुछ फीचर्स है क्या फिर, हाँ, हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ फीचर्स रहते हैं। वो पर्टिकुलरली फीचर्स से ही हमको पता चलता है कि दैट लैंग्वेज इज हाउ मच पावरफुल फॉर अस, हाउ मच पावरफुल फॉर अस, ओके। ये हमको पता चलता है। तो मैं अभी ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं प्रोग्रामिंग पे जाऊँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है और मैं भी प्रोग्रामिंग पे जाता हूँ। ऐसा मत समझिए कि डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे गए तो आपको कंसेप्ट नहीं समझेंगे। तो कंसेप्ट मैं ऐसा ही समझाऊंगा कि आपको वो समझ में आए और आपको वो करते आनी चाहिए। यानी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिया जाता है तो वो सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ही मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, तो अभी हम जाते हैं, ये मैं पूरा यहाँ पे अभी देखिए, आपने कमेंट करके सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो डोंट वरी। तो यहाँ पे दो प्रकार के कमेंट रहते हैं,
तो कमेंट यानी क्या कि दैट पार्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय योर कंपाइलर। वो पार्ट क्या करता है, कंपाइलर स्किप कर देता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के कमेंट रहते हैं। तो देखिए फर्स्ट कमेंट जो रहता है ये सिंगल लाइन कमेंट, ये ग्रीन हो गई लाइन, इसका मीनिंग है कि जब भी कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा इस कोड को, अगर ये कोड है तो इस कोड को जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये कोड में से ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल लाइन मैंने लिखे हैं कि जो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा था, तो दैट ऑल आर द मल्टी लाइन कमेंट। तो सपोज मैं इस केस में क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे देखो ये सिंबल आ गया है, जैसे ही देखो क्या करना है, स्लैश स्टार, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आया है ये हमारा क्या है, देखो अभी ग्रीन हो चुका है सब कुछ। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे अगर वो इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो ब्लॉक बना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लॉक क्या है, ग्रीन में है। अगर इस ब्लॉक के बाहर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ तो वो ब्लैक में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो कोड रहेगा इसके नीचे का वो एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा। ओके, वो कोड क्या रहेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा। अभी देखिए, अभी हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से एग्जीक्यूशन करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो मैं सिंपल, तो यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन कमेंट देता हूँ, सिंपल सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो भी डिप्लोमा वगैरह कर रहे होंगे या जिनके लिए सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है तो वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने सी पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा अभी मैं इसके बाद सी के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। तो सबसे पहला है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कोड स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट जो होता है वो रहती है आपकी एक हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल होनी चाहिए, आपके पास एक हेडर फाइल होनी चाहिए जिसके थ्रू आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, अभी इनपुट डिवाइस यानी कौन सा है मेरा, जो कीबोर्ड, जो माउस, ये मेरे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस कौन से है मेरे, जो स्क्रीन दिख रही है आपको, दैट इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ये आउटपुट डिवाइस है, वैसे प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। तो इनकी सारी डेफिनेशन कहीं ना कहीं स्टोर है कि भाई अगर कुछ फंक्शंस हम यूज करते हैं वहां से तो वो किस तरीके से बिहेव करने चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखिए कि ये मेरा सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो पहले होती है हेडर फाइल, ठीक है, पहले होती है हेडर फाइल, उसके बाद होता है आपका मेन फंक्शन, उसके बाद क्या होता है, मेन फंक्शन। ऑलवेज ध्यान में रखना वहां पे आपका क्या रहता है, मेन फंक्शन। ओके, ऑलवेज ध्यान में रखना आपका मेन फंक्शन रहता है। तो अगर सपोज मैं देखिए यहाँ पे अगर हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये हेडर फाइल है, ठीक है, ये हेडर फाइल है आयोस्ट्रीम डॉट एच। अभी कभी कभी कोई कोई अगर आप देखोगे, कोई कोई ये जो, अब हम क्या हम कैसे, ये जो एडिटर्स है, अगर आपने दूसरा अगर एडिटर अगर यूज कर रहे हो तो आप वहाँ पे आयो स्ट्रीम डॉट एच, टर्बो सी प्लस प्लस अगर यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आयो स्ट्रीम डॉट एच यूज करोगे। अगर आप जैसे विजुअल स्टूडियो अगर यूज कर रहे हो तो उस केस में डॉट एच हेडर नहीं किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमारी जो लाइन रहती है, मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम है क्या, तो हाँ, ये मेरा स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो ये मेरा सी प्लस प्लस का एक तो सिंपल सा प्रोग्राम है, ये मेरा सिंपल सा एक प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सपोज मुझे आउटपुट लेना है, सपोज मुझे आउटपुट स्क्रीन पे लेना है, जैसे कि आउटपुट स्क्रीन यानी क्या है, जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखेंगी, जो कंसोल कहते हैं हम उसे आउटपुट स्क्रीन कहते हैं। चलिए, तो तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर, इट इज आंसर ऑफ व्हाट इज द सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो दिस इज द सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अगेन अगेन मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैं फिलहाल के लिए यही कमेंट करके रख रहा हूँ, बाद में मैं ओपन करूंगा और वो ओपन क्यों करना और नहीं करना वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं कमेंट करके रख देता हूँ। तो ये सिंपल हमारा सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है, ये समझ लीजिए। अभी मैं ये निकाल देता हूँ और अभी मैं
अभी आपको पता है कि सिंपली यही लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे अगर कुछ मैं डालता हूँ, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। अभी चलिए, अभी सपोज सपोज मुझे आउटपुट में देखना है कि जैसे सिंपल अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट कौन से है, तो सबसे पहले आउटपुट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सी आउट नाम का आउटपुट स्टेटमेंट है, और आउटपुट स्टेटमेंट को यानी आउटपुट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ये एरो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इस ये ऑपरेटर का भी मीनिंग है सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो आप ये ऑपरेटर यूज कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे डबल कोट में जो भी स्ट्रिंग पास करोगे, डबल कोट में जो भी स्ट्रिंग पास करोगे वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वेलकम वेलकम टू सी प्लस प्लस क्लास। ओके, मैं ये वाला मैसेज देता हूँ और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं ये कोड, ये लाइन लिखा हूँ और उसके बाद ये तीनों लाइन लिखा हूँ, तो अगर मैं कोड करता हूँ तो यहाँ पे देखो रेड लाइन करके आ गई है। ठीक है, और अगर मैं ये कोड रन भी करता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं ये कोड रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मुझे एरर आया, क्या, आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइन है, इसको नहीं समझ रहा कि भाई ये सी आउट क्या है। तो इस केस के लिए हमें हमें यहाँ पे पता है कि ये जो सी आउट स्टेटमेंट है, ये जो सी आउट स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे डेटा शो कर रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे डेटा शो कर रहा है। और आपको पता है कि आउटपुट स्क्रीन यानी क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो आप यहाँ पे एसटीडी लगा दो और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, एसटीडी लगा दो और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दो। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो मेरा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखो आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे मुझे जो मैसेज है वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। देखो, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्लास। ओके, ये मेरा आउटपुट आ गया, सिंपल। मगर अभी यहाँ पे सर अगर 10-12 अगर नाम हो गए, अगर सपोज कंसिडर कीजिए कि ये मैं 10 टाइम्स अगर ये रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है, तो सर मैं क्या हर बार ये एस टी डी एस टी डी एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करूंगा क्या, तो इसका आंसर है फिजिबल नहीं है ना। फिजिबल नहीं है कि मैं 10 बार वो यूज करते बैठूं। नहीं, मुझे भी फिजिबल नहीं है कि मैं यूज करूं। तो उस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यानी आप ऑटोमेटिकली एसटीडी जो है वो नेम स्पेस यूज करो, ऑटोमेटिकली एसटीडी जो नेम स्पेस है वो यूज करो, और जहां कहीं भी अप्लीकेबल है वो यूज करके मुझे आउटपुट दिखा दो। ठीक है, तो मैं अगेन सेव करता हूँ, और अगेन इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इस कंसोल को बंद कर देता हूँ, और अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा अगेन आउटपुट आ जाएगा। बिल्ड हो रहा है प्रोग्राम, यहाँ पे आपको आउटपुट बिल्ड दिख रहा है, तो बिल्ड एंड हमारा प्रोग्राम बन गया, और इसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है क्लियरली, वेलकम टू सी प्लस प्लस क्लास, वेलकम टू, जितने बार हमने यहाँ पे लिखा है उतने बार हमारा हो गया। तो इसलिए हमको यहाँ पे नेम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना मैंडेटरी है। ओके, क्योंकि हम हर बार तो एसटीडी लिख नहीं पाएंगे उसी तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, अगर कोई भी हमको आउटपुट इंफॉर्मेशन देनी है, यूजर को इन्फॉर्म करना है, तो उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, आउटपुट स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट कहूंगा। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट, तो ये मेरा क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट। ध्यान में रखना, ये जो दिख रहा है आपको ये आउटपुट स्टेटमेंट है। अभी इसके आउटपुट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, तो दिस इज नथिंग बट द सिंटैक्स, ये मेरा आउटपुट स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। यहाँ पे आप जो ब्रैकेट है, ये डबल कोट है, डबल कोट के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा, ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। तो ये मेरा कंसोल है, ये कंसोल स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे ये मेरा शो होगा आउटपुट। ओके, जो भी आउटपुट आता है वो आउटपुट यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सी आउट, तो ये मेरा कौन सा स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट। ओके, उसी के बाद
अगर हर चीज़ के लिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ चलिए अभी हम छोटा सा एक प्रोग्राम कर लेते हैं और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ते हुए हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से होता है। सपोज कंसीडर कीजिए कि दो दो डिजिट्स है मेरे पास। सपोज मैं बोलता हूँ कि एक डिजिट है, और सपोज कंसीडर कीजिए कि आपके पास 20 है और उसके बाद आपके पास 30 है, और इन दोनों को आपको ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करना है तो इसका आंसर जो आता है वो क्या आएगा, 50 आएगा। आपको पता है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो इस एग्जांपल में क्या आपको समझ में आया कि ये दो डिजिट्स है, फर्स्ट डिजिट एंड दिस इज सेकंड डिजिट, एंड उसका जो आंसर आने वाला है ये क्या है, 50 है। तो मशीन को मैं प्रोग्राम के थ्रू अगर मुझे लिखना है तो इसको इस तरीके से तो नहीं लिख सकता। ठीक है, तो मुझे प्रोग्रामिंग के लिए करना क्या है फिर? अगर ये मैं मुझे बोला गया है कि दो डिजिट के एडिशन करो तो मैं किस तरीके से करूंगा? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो अगर प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, यानी ये पर्टिकुलरली अगर प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें ये, देखो, हम यहाँ पे, हमें पता है कि 20 क्या है, हमें पता है कि 30 क्या है, हमें पता है, ओके। कंप्यूटर को पता नहीं है। अगर मैं कैलकुलेटर का एप्लीकेशन ओपन करूंगा और वहां पे 20 + 30 करूंगा, यानी उसमें इंस्ट्रक्शंस दूंगा तो ही वो मुझे आउटपुट देगा कि 50, ओके। मगर उसी तरीके से इस सिस्टम को भी जब जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं कि क्या क्या हो रहा है, वो तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। ठीक है, मैं ऐसे कर दूंगा और इसको रन करूंगा तो वो मुझे आउटपुट ही नहीं देगा कभी। ठीक है, तो अभी इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सिंपल से हम शुरुआत करते हैं, देखो। तो हमको ये एक कंसिडरेशन करते हैं कि चलो इसको मान लेते हैं ए को, एक 20 को ए में हम, ए को 20 20 जो है वो उसको हम ए मान लेते हैं, और जो 30 है उसको बी मान लेते हैं, ओके। और जो रिजल्ट है हमारा उसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो कुछ चेंज होगा क्या, A+B? इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो इसमें कुछ चेंजेस है क्या, ये दोनों सेंटेंस में कुछ चेंजेस है क्या? नहीं, सेम ही है ना। तो हम यहाँ पे जब लिखते हैं, यानी सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, कैसा, C = A+B। अभी अभी सर इससे हो जाएगा क्या हमारा काम? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिस्टम को पता ही नहीं कि ये क्या है। सिस्टम को पता ही नहीं कि ये क्या है। तो चलिए इस तरीके से रख के देखते कि A = 20। ठीक है, यानी ए में 20 डाल दिए हमने। उसी तरीके से बी में हम 30 डाल देते। ठीक है, सेम, दोनों सेम ही लिख रहे। ए में मैंने 20 कर दिया और बी में मैंने 30 कर दिया। ठीक है, तो अभी अभी आपको पता है, अभी आपको भी समझ में आ रहा है कि ए में क्या है 20 और बी में क्या है 30, तो इसका आंसर क्या आएगा सर, 50, यानी ये 50 आंसर आएगा सर, ओके। मगर सिस्टम को अभी तक ये भी पता नहीं है कि ये जो ए है, ये ये किस प्रकार का है। यानी इसमें जो डेटा लिया है, इसमें जो हमने ये 20 जो लिया है, ये 30 जो लिया है, ये जो न्यूमेरिक डेटा है, सिस्टम को अभी भी पता नहीं है कि ये क्या है। सिस्टम को हमको बताना पड़ेगा कि ये भाई ये है। तो इसके लिए ये क्या है, डेटा है हमारा, ये तो मान लेते हो कि ये डेटा है, ये डेटा है, और ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमको रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते कि भाई इंटीजर, मान नहीं लेते, हमको ये पता है कि ये न्यूमेरिक डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा के लिए हमारे पास डेटा टाइप्स है दो डेटा टाइप्स है, तीन है, मगर हम दो डेटा टाइप मैं कंसिडर करूंगा। उसे कहते हैं, फर्स्ट वाला डेटा टाइप है इंटीजर, और दूसरा वाला भी मैं यहाँ पे इंटीजर ही लेता हूँ। ठीक है, अभी दूसरा और क्या है, इंटीजर के बाद और कौन सा है सर? तो यहाँ पे अगन फ्लोट है। फ्लोट कब यूज किया जाएगा? जब सपोज कंसीडर कीजिए कि 20.50 अगर इस तरीके की वैल्यू अगर होगी, यानी अगर डॉटेड वैल्यू होगी आफ्टर डॉटेड फ्लोटिंग पॉइंट, अगर यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट होगा आपका आफ्टर डॉट, अगर यहाँ पे फुल डेसिमल वैल्यू है तो आपको इंटीजर से काम बन जाएगा, अगर डेसिमल वैल्यू नहीं है तो आपको फ्लोट लेना पड़ेगा, या दूसरा एक डेटा टाइप है जिसे हम कहते हैं डबल। ओके, तो ये दो डेटा टाइप है कि जो फ्लोट के लिए जो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होते हैं। तो फिलहाल तो हमको इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना, हम करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमको पता है कि ये डेसिमल डिजिट है हमारे दोनों, और डेसिमल डिजिट के बाद हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं और यहाँ पे ये कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे C = A+B दिख रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
तो दोनों का अगर रिजल्ट भी करते हैं तो भाई वो तो इंटीजर में ही आएगा। ये दोनों का अगर रिजल्ट भी करते हैं यानी a प्लस बी भी करता हो तो ये रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। ये तो समझ में आ गया हमको, है ना? तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? तो हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ, सी आउट लिखता हूँ, ये आउटपुट स्टेटमेंट है, मुझे देखना है कि भाई ये एडिशन हुई कि नहीं, एडिशन हुई कि नहीं वो देखना है, दैट्स इट, ओके। और मैं यहाँ पे क्या आउटपुट चाहिए, मुझे सी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सी लिखूंगा और टर्मिनेट सेमीकोलन। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हर चीज यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा हूँ मैं सेमीकोलन से। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम फुल स्टॉप देते हैं उसी तरीके से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी और सी प्लस प्लस में और जावा में भी तो आपको सेमीकोलन देना रिक्वायर्ड है। सेमीकोलन का मीनिंग क्या है? टर्मिनेट दैट स्टेटमेंट। जैसे हम फुल स्टॉप देते हैं इंग्लिश में अगर कोई भी सेंटेंस अगर कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप देते हैं, है ना? हमारी लैंग्वेज में भी हम फुल स्टॉप देते हैं। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है? तो हम यहाँ पे अगर जब भी सेमीकोलन दिया, इसका मतलब वो स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हुआ। यानी कंपाइलर क्या करेगा, ये स्टेटमेंट कंप्लीट है ये समझेगा। अगर हम ये नहीं देते तो हमको एरर मिलेगा, क्या? कि भाई आपने ये स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं किया, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 30 है, सी का हमने ये इस तरीके से फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ पे हमने आउटपुट में एडिशन का रिजल्ट हम चाहते हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आउटपुट देखिए क्या आता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आउटपुट एडिशन इज इक्वल टू 50। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 50। अभी देखो यहाँ पे एक देखने वाली क्या बात है कि हमने इसके बाद अगेन यूज किया है। अगेन क्यों यूज किया? क्योंकि हमको आउटपुट क्या लाना था, हमको आउटपुट क्या चाहिए था। तो वो कहाँ पे स्टोर है? वो यहाँ पे स्टोर है, इसलिए हमने यहाँ पे अगेन ये लिख लिया कि भाई आउटपुट स्क्रीन पे ये वैल्यू डिस्प्ले करो। मगर इसको डबल कोड क्यों नहीं दिया? उसको इसको डबल कोड क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये डेटा रीड करना है हमको यहाँ से, इस पर्टिकुलरली मेमोरी लोकेशन से, इस पर्टिकुलरली मेमोरी लोकेशन से। सर सही में ऐसा कुछ होता है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। तो अगर मुझे सही में बताना है कि सर देखिए कि ए और बी और ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ है, ये कैसे मुझे पता चलेगा कि सिस्टम ने ऐसे ही किया होगा? आप बोल तो रहे हो, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही हुआ? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। अभी देखिए मैं पेंट निकाल देता हूँ, ठीक है, एक पेंट निकालता हूँ। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली सिस्टम ने क्या किया वो बताता हूँ। सिस्टम ने क्या किया बताया क्या? इसके लिए यानी देखो, सिस्टम ने एक काम किया कि इस पर्टिकुलर ए के लिए एक ब्लॉक अलोकेट कर दिया, उसके बाद बी के लिए एक ब्लॉक अलोकेट कर दिया और एक ब्लॉक ब्लॉक सी के लिए अलोकेट कर दिया, ठीक है। इनका नाम आ गया ए, इसका नाम आ गया बी, यानी इंटरनल मेमोरी में क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम आ गया सी। इनिशियली जैसे ही ए डिक्लेयर हुआ, ए डिक्लेयर के बाद हमने बोल दिया कि उसमें भी 20 होनी चाहिए, तो एक इस ब्लॉक में 20 आ गए मेमोरी लोकेशन में। इसका डेटा टाइप इंटीजर है, डेटा टाइप मीन्स क्या, किस प्रकार का डेटा है इसके लिए, ओके। तो बी बी में क्या आ गया, 30 आ गया। ये ब्लॉक, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं वो मेमोरी के अंदर है, रैम के अंदर, रैम के बोल रहा हूँ मैं, एचडीडी हार्ड डिस्क पे नहीं, हार्ड डिस्क पे नहीं, रैम पे। उसके बाद सी हुआ, सी में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ पे वो आंसर आ गया 50। तो ये पर्टिकुलरली मेमोरी ब्लॉक रहेंगे जो कि रैम में रहेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जैसे ही ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है तो ये ब्लॉक अगेन फ्री हो जाएंगे, यानी ये मेमोरी जो एग्जीक्यूशन में जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएंगी, ठीक है। वो फिर बाद में दूसरा जो कोई भी प्रोग्राम होगा उसके लिए अलोकेट होंगी। मगर अभी फर्स्ट टाइम जब भी हम मेन में जाते हैं, मेन में जैसे ही जाएंगे तो ये तीन ब्लॉक अलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इसको कैसे देखना है। अगर सपोज मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ये सही में हुआ क्या, तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस प्रोग्राम में और सही में उसी तरीके से हुआ है कि जैसे मैंने बोला वैसे वो मैं बता देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ और ए इज इक्वल टू उसके बाद लिखता हूँ, ठीक है। देखो ए इज इक्वल टू दिस, ओके। उसके बाद ये भी इंटीजर ही है, तो यहाँ से मैं अगेन चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे ये लिखता हूँ, ओके। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये टर्मिनेट कर देता हूँ यहाँ पे और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट को मैंने सिंपली क्या कर दिए, पहले बताया कि भाई अलोकेट करो मेमोरी,
उसके बाद वहाँ पे 20 डालो, उसके बाद मैंने बोला कि बी एलोकेट करो, उसके बाद 30 डालो, सी एलोकेट करो, उसके बाद ये फॉर्मूला के थ्रू जो भी एप्लीकेशन जो भी कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर दो। ठीक है, तो अभी ये सही में हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे अगेन सेव करता हूँ, कंट्रोल एस में दबा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सही में देखना है मुझे कि सही में ऐसा ही होता है क्या, तो मैं डिबग पे जाऊँगा। डिबग पे जाने के बाद यहाँ पे स्टेप इनटू पे जाऊँगा। वो स्टेप इनटू पे जाने के बाद अभी देखो, यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे तो ये स्क्रीन आ गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस स्क्रीन से, फिलहाल हम यहाँ पे जाते जाते हैं। और अभी देखो, अभी मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये पॉइंटर कंपाइलर का पॉइंटर कहाँ पे है, मेन में। मेन पे आ गया, ये ब्रैकेट पे आ गया, मेन फंक्शन को रीड किया, यानी कंपाइलर ने सबसे पहले क्या रीड किया, मेन को रीड किया। मेन को जैसे ही रीड किया, उसने उसके बाद ये फर्स्ट देखो ए इज इक्वल टू 0 असाइन कर दिया, यानी ए के लिए ब्लॉक असाइन कर दिया उसने, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद मैं अगेन स्टेप इनटू कर देता हूँ, तो ए में वैल्यू असाइन हो गई 20, ए में कौन सी वैल्यू हो गई, 20 वैल्यू असाइन हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिस्टम बोल रहा है। और उसी तरीके से आफ्टर असाइन यूर पॉइंटर इज टूवर्ड्स द बी, इंटीजर बी, तो इंटीजर बी के लिए अगेन उसने क्या कर दिया, मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दी, मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दी। और अगेन मैं अगर स्टेप इनटू करता हूँ, तो बी में अभी 30 चला गया वैल्यू, बी में 30 वैल्यू चला गया। अभी आप देखोगे सी में 507 दिख रहा है, तो ये गार्बेज वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है, तो हमको उससे लेना सॉरी, हमें इस वैल्यू से फिलहाल लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे स्टेप इनटू करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टेप इनटू कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे सी में कौन सी वैल्यू आ गई, 50। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट अगेन स्टेप इनटू करता हूँ, यानी कंपाइलर अपना एग्जीक्यूशन चला रहा है, वो इस लाइन पे आ गया, वो इस लाइन पे आ गया, इसका मतलब ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं कंसोल पे देखता हूँ, तो मुझे आउटपुट दिख रहा है, देखो एडिशन इज इक्वल टू 50। ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू 50। अभी मैं अगेन स्टेप आउट करता, स्टेप इनटू करता हूँ, तो ये बाहर निकल गया, किसके बाहर निकल गया, प्रोग्राम के बाहर निकल जाएगा। देखिए, अगेन स्टेप इनटू करता हूँ, तो ये प्रोग्राम के बाहर निकल गया। ओके, तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से मेमोरी एलोकेट हो गई वेरिएबल को, और किस तरीके से हमने डेटा स्टोर किया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम को अगर मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, इसको ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको ही डिवीजन कर लेता हूँ, और इसको मैं मॉड कर लेता हूँ। कैन एनीवन गिव द आंसर ऑफ दिस? अगर अगर मैं इसको सपोज मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एवरीवन गिव द आंसर। 300, 330 मल्टीप्लाइड बाय 20, 600 ना। नाउ यू गिव द आंसर प्लीज, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? यहाँ पे चेंज कर देता, लगे तो बी कर देता और यहाँ पे ए कर देता आपकी सुविधा के लिए। इसका आंसर क्या हो सकता है, बी डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लीज राइट ऑन अ चैट बॉक्स, so that I am able to understand. No, Prachi, it's not a 1.5. No. Why so? मैं बताता हूँ, 1.5 नहीं आएगा, सिंपली 1 आएगा। ओके, क्यों आया वो बताता हूँ। ओके, चलिए, तो प्लीज बी अटेंटिव इन दिस क्लास। अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे 1 क्यों आया, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देख लीजिए, तो सपोज मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, तो पहले तो मुझे ओवर एंड आउट होना पड़ेगा इस प्रोग्राम के थ्रू, तो कंटिन्यू। ठीक है, ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ, तो आउटपुट देखिए क्या आता है, डिवीजन का आउटपुट 1। क्या आया, 1। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपको पॉइंट अगर चाहिए, अगर आपको पॉइंट चाहिए, तो हमको ये चीज, ये जो हमने डेटा टाइप लिए हैं, वो डेटा टाइप हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में लेना पड़ेगा। हमको क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट में लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे 1.5 आएगा। ठीक है, तभी जाके ये 1.5 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेता हूँ, तो अभी आपने जो बोला वो आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे तीनों डेटा डेटा फ्लोट में लेता हूँ। ओके, फ्लोट में ले लेता हूँ, और मैं सेव करता हूँ अगेन। अगेन इट एग्जीक्यूट, तो थोड़ा सा मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, अभी एग्जीक्यूट।
नाउ यू गेट द आंसर दैट इज 1.5। अगर आपको पॉइंट वाले वैल्यू आंसर चाहिए तो आपको फ्लोट लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डिवीजन का आंसर अभी। ठीक है, अभी मैं एज इट इज रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर ही रखता हूँ। ओके, यहाँ पे इंटीजर ही रखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मॉड वाला सिंबल यूज करता हूँ। नाउ कैन एनीवन गिव द आंसर ऑफ दिस? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस मॉड? नाउ यू आर पासिंग हियर 30 मॉड ऑफ 20। 30 मॉड ऑफ 20। मॉड का मीनिंग होता है रिमाइंडर। मॉड का मीनिंग क्या होता है? रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर। अगर आपने 30 और 30 डिवाइडेड बाय 20 अगर करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 21 जा 20, 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो आंसर क्या आना चाहिए? इसका 10 आना चाहिए। ओके, तो मैं इसको अगेन सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। देखिए आंसर क्या आता है। तो नाउ इट्स आंसर इज 10। वाई सो? अभी देखिए, यहाँ पे अगेन मैं जाता हूँ और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वो क्यों ऐसा हुआ। तो मैं यहाँ पे न्यू कर लेता हूँ, डोंट सेव। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही जब हम डिवीजन का साइन यूज करते हैं देखो, बी की वैल्यू क्या है हमारी? 30। और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है? ए की 20। ठीक है, अभी जब हम मॉडुलस का यूज करते हैं, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, अगर इसका यूज करते हैं तो 21 जा 20। ठीक है, 21 जा 20, रिमाइंडर इज 10। तो इस केस में हमको रिमाइंडर मिला जाता है। कौन से? जब हम मॉडुलस का यूज करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है। ओके, और जब हम डिवीजन का यूज करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, इंटीजर है तो। ठीक है, अगर वही वैल्यू, ये वैल्यू अगर